और थर्ड हम लेंगे XRD स्टडीज। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है हमारा XRD स्टडीज होता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर आएंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। बेसिकली जब भी हम किसी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर को अगर हम हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं संरचना। संरचना का मतलब क्या है, वो किससे मिलके बना है। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है कि हम ऐसे मेथड्स या ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से, मतलब कोई भी जो लिक्विड बना है वो किन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम हमारे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन मेथड्स लेंगे। सबसे पहला हम लेंगे वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, सेकंड हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, और थर्ड हम लेंगे XRD स्टडीज। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है हमारा XRD स्टडीज होता है। क्या होता है इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है XRD स्टडीज होता है। तो इससे पहले हमें यहाँ पर जो दो वर्ड यूज हुए हैं, जैसे फर्स्ट जो है उसके अंदर यूज हुआ हमारा वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये जो दो वर्ड हैं ये कब इस्तेमाल होते हैं इसका पता होना चाहिए। फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी जो सॉलिड है जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो उस दौरान जो चेंज आया है वॉल्यूम के अंदर दैट इज वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन। अब जब वो लिक्विड फेज में आ गया, लिक्विड से जब हम उसको बॉयल कर देते हैं तो वेपर फेज में चला जाता है, दैट इज आवर वॉल्यूम चेंज ऑन वेपराइजेशन। मतलब जब हम सपोज कीजिए आप आइस को लेते हो, ठीक है, आइस हमारा बेसिकली सॉलिड स्टेट के अंदर है, जब आप उसको मेल्ट करते हो, उसको हीट करते हो तो वो सॉलिड से लिक्विड फेज में आ गई है, दैट इज आवर मेल्टिंग, और वी कैन से इट इज फ्यूजन। और जब हम उस लिक्विड को और ज्यादा हीट अप करते हैं तो वो वेपर फेज में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम चेंज देखेंगे कि जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, और लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है तो चेंज कितना है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है उसमें भी फ्यूजन एंड वेपराइजेशन का ही यूज हुआ है, लेकिन एक बात यहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गया है एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी, मतलब जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तब कितना एनर्जी चेंज होगा, और लिक्विड से जब गैस जाएगा तब कितना एनर्जी चेंज होगा। मतलब बेसिकली क्या है, दोनों में है फ्यूजन और वेपराइजेशन, लेकिन फर्स्ट चेंज में हम वॉल्यूम चेंज देखेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हम एंथैल्पी चेंज देखेंगे। और थर्ड है हमारा XRD स्टडीज, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। इसके द्वारा हम ये देखेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका ऑर्डर क्या है, और जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के ऑर्डर आते हैं। एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है सॉलिड के केस में, और शॉर्ट रेंज आता है लिक्विड के केस में, जबकि गैस के केस में कोई ऑर्डर ही नहीं आता है। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, जिसके अंदर आता है आपका वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। क्लियर है। अब ये जो भी स्टडीज कर रहे हैं हम, ये किस लिए कर रहे हैं भाई, ताकि हम लिक्विड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पता लगा सकें। अब यहां पर क्या केस आता है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड मींस टू नो हाउ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द लिक्विड। मतलब अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर की एक प्रकार से परिभाषा लगा लीजिए, एक डेफिनेशन लगा लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड मींस टू नो हाउ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द लिक्विड, दैट इज अवर स्ट्रक्चर। अब वॉल्यूम चेंज में मैंने दो केस बताए हैं आपको, एक सॉलिड से लिक्विड और एक लिक्विड से गैस। जब सॉलिड से लिक्विड का केस आता है, वहां पे देखा गया है किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो केवल कितना इंक्रीज होता है, 1% इंक्रीज होता है। मतलब क्या है इस बात का कि जो सॉलिड है उस केस में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड है, पार्टिकल्स बिल्कुल एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है। जैसे उसको हीट किया, लिक्विड फॉर्म में आया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, मतलब जो ऑर्डर था वो ब्रेक हो गया, लेकिन इतना ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ कि वॉल्यूम कई गुना बढ़ गया हो। मतलब जब भी हम
हीट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सॉलिड से जब भी लिक्विड जाएगा तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमारा, 1% वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा केस हमारा जब लिक्विड से क्या जाता है, गैस जाता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो ये देखा गया इस केस में जो वॉल्यूम चेंज था ना वो इमेजिनेशन से भी आगे था, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो 100 to 1000 टाइम्स चेंज हुआ। मतलब क्या है कि जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं यानी वेपर के केस में जाते हैं तो जो हमारा ऑर्डर है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया और जो वॉल्यूम है वो लगभग 100 to 1000 टाइम्स से इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसको एग्जाम के अंदर लिखना है आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बोल के बता देता हूं, आपका साथ के साथ लिख भी सकते हो, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। क्या लिखेंगे हम, 1% वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन ए प्योर सॉलिड मेल्ट्स। क्या लिखेंगे अभी स्टार्टिंग में, अगर आप बुक ले रहे हो साथ के साथ लिख रहे हो तो आपको याद भी बहुत अच्छे से होता है, तो आप इसको साथ के साथ लिखते रहे तो बेस्ट रहेगा। क्या लिखेंगे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में हम, 1% वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन ए प्योर सॉलिड मेल्ट्स विच इज मच स्मॉलर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम विच टेक्स प्लेस व्हेन ए लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। अब लिक्विड चेंज इनटू वेपर कितना था भाई हमारा, 100 to 1000 टाइम्स। ये आपने लिख लिया यहां तक। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एज इंक्रीज इन वॉल्यूम इन सॉलिड इज ओनली 1%, कि सॉलिड के केस में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है दैट इज ओनली 1%, इट मीन्स स्मॉल डिसऑर्डर इज क्रिएटेड। उसके अंदर क्या है, बहुत थोड़ा डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर orderly arranged, but in case of liquid increase in volume is 100 to 1000 times, it means large disorder. Hence we conclude the constituent particle of liquid are not as ordered as that in solid, but they are not as disordered in a gas. तीनों का कंपैरिजन आ गया, सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। मतलब लिक्विड के अंदर ऑर्डर सॉलिड से कम है लेकिन गैस से कहीं ज्यादा है, जबकि गैस के अंदर कोई ऑर्डर ही नहीं है। वॉल्यूम चेंज कितना हो गया था हमारा, 100 to 1000 टाइम। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आप बुक के अंदर लिख रहे हो तो कैसे लिखना है आपको, 1% वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन ए प्योर सॉलिड मेल्ट्स विच इज मच स्मॉलर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम which takes place when liquid changes into vapors at boiling point which is 100 to 1000 times. As increase in volume in solid is only 1%, it means solids have ordered arrangement. ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे हम, particles are orderly arranged। इसका मतलब solid के अंदर particles क्या orderly arranged है, but in case of liquids increase in volume is 100 to 1000 times, it means large disorder. Hence we conclude that the constituent particles of liquid are not as ordered as that in solid, but they are not as disordered as in gases. That is our first point. Second है हमारा enthalpy of fusion and vaporization। अब एंथैल्पी आ गया तो हम एनर्जी चेंज की बात करेंगे कि एक मोल सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट होना है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और जब एक मोल लिक्विड वेपर फेज में जाता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये देखा गया है सॉलिड के केस में डेल्टा H0F यानी हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड की जो है ऑफ सॉलिड इज मच स्मॉलर देन डेल्टा H0 वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, जैसे अगर इसका एक एग्जांपल ले ले भाई, आइस के केस में डेल्टा HF जो हो केवल कितनी है, 6.1 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आप एक मोल आइस को सॉलिड से लिक्विड फेज में लेकर के आते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी आपको उसको देनी पड़ती है, 6.1 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर आप बात करते हो जब डेल्टा H वेपराइजेशन की, वो कहीं ज्यादा है, इससे कई गुना है, उसके लिए आपको एनर्जी लगभग
7 किलोजूल पर मोल एनर्जी आपको उसको देनी पड़ती है। क्लियर? तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। उसके बाद आता आपका थर्ड, जो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं XRD स्टडीज। इसको मैं लिखवाऊंगा अभी बाकायदा, एक एक लाइन इसकी हम लिखेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, मतलब इसके अंदर क्या देखते हैं, अभी हम जो भी सॉलिड है उसके ऊपर एक्सरेज डालते हैं और उसका एक इम्पोज यानी उसकी जो एक इमेज है वो हम लेते हैं और फिर ये देखते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, वो किस प्रकार से ऑर्डर्ड है। तो जब सॉलिड के केस में देखा गया तो ये देखा गया कि अगर हम सॉलिड के सेंटर से लेकर के चलते हैं और एज तक जाते हैं तो उनके बीच में बिल्कुल एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, मतलब सॉलिड के केस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लेकिन जब लिक्विड के केस में बात की गई तो लिक्विड के केस में क्या था, सेंटर पे ऑर्डर ज्यादा था, जैसे जैसे हम एज पे गए ऑर्डर डिक्रीज होता गया, केवल कुछ रेंज तक जो ऑर्डर था वो सेम था, उसके बाद ऑर्डर सेम नहीं रहा, वो डिक्रीज होता चला गया। मतलब लिक्विड के केस में जो रेंज ऑर्डर है वो शॉर्ट है, जबकि गैस के केस में ऑर्डर था ही नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले XRD के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसा कि आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर होती है। तो क्या लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके अंदर क्या होता है, हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या यूज करना है, अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज को यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ गैस शो gaseous molecule have no order। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज जब की गई तो देखा गया गैसेस के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, दैट इज देयर इज टोटली चाउटिक, CHAOTIC, चाउटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिक्यूल। अब आपने ये वर्ड आज तक बहुत कम सुना होगा भाई, चाउटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिक्यूल। चाउटिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किसको दिखा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल के अंदर किसी प्रकार का किसी टाइम पे कोई ऑर्डर नहीं है। उसके बाद लिक्विड्स आर स्टडीड बाई एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गया भाई कि लिक्विड्स की स्टडी के लिए किस डिफ्रैक्शन मेथड का यूज किया जाता है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, या फिर हम इसके अंदर अगर पर्टिकुलर वो डाल दे भाई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड का। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, सो दैट दे कैन एंटर द बल्क, किसके अंदर एंटर कर जाएंगे भाई, वो बल्क का मतलब क्या है, इंटीरियर पार्ट में। अब ऐसे आप सपोज करो भाई, मान लिया किसी लाइट वाली टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम करते तो वाटर से कोलाइड करके वो तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसलिए किसका इस्तेमाल किया है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड का। दे कैन एंटर द बल्क रादर देन बीइंग रिफ्लेक्टेड ओनली फ्रॉम द सरफेस, वो क्या नहीं होगी भाई, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एज गैसेस डू नॉट हैव एनी ऑर्डर लाइक दैट लिक्विड्स, गैस के केस में लिक्विड्स की तरह ऑर्डर नहीं है, मस्ट शो कंटिन्यूस स्कैटरिंग। तो लिक्विड के केस में हमें लगातार क्या मिलती रहती है, ये क्या शो करते रहेंगे भाई, कंटिन्यूस स्कैटरिंग शो करते रहेंगे। क्यों कंटिन्यूस, क्यों, क्योंकि गैस के केस में क्या है, कोई ऑर्डर है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बीइंग रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे थे भाई, बीइंग रिफ्लेक्टेड ओनली फ्रॉम द सरफेस, एज gases do not have any order
लाइक दैट लिक्विड्स, ठीक है, मस्ट शो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, देयर शुड बी मैक्सिमा और मिनिमा। हमें क्या प्राप्त होना चाहिए भी उसके अंदर, या तो मैक्सिमा मिलना चाहिए या फिर मिनिमा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ मरकरी। तो मरकरी का जब एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न लिया गया, ग्राफ जब देखा गया, इसके लिए मान लिया मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ भाई, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये हमारा 3 हो गया। इस तरफ हम मान लिया अलग अलग स्केल ले लेते हैं। तो जब इसका ऑर्डर देखा गया तो ये देखा गया सेंटर में तो बिल्कुल ऐसे आ रहा था, एक प्रकार से बिल्कुल मैक्सिमा, फिर इस तरह का ग्राफ, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज की तरफ जाते गए ये जो ऑर्डर है बिल्कुल क्या होता चला गया, कम होता चला गया। मतलब लिक्विड के केस में जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस पैटर्न शो दैट देयर आर 1 or 2 डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एट स्मॉल एंगल। इस तरफ क्या अभी हमारे ये डिग्री ऑफ एंगल क्या दिखा दिया हमने, या एंगल इन डिग्री, थीटा से जिसे हम बोलते हैं। तो क्या है, दिस पैटर्न शो दैट देयर आर 1 or 2 मैक्सिमा, एक मैक्सिमा ये होगा और एक मैक्सिमा ये होगा, और वो भी किसके ऊपर है, स्मॉलर एंगल के ऊपर। there are 1 or 2 different maxima at a small angle, but as we move outward, लेकिन जैसे हम लिक्विड के सेंटर से बाहर की तरफ निकलते हैं, फ्रॉम सेंट्रली चूजन एटम मैक्सिमा फॉल, मैक्सिमा लगातार होता क्या जाता है, नीचे गिरता जाता है। इट शोज लिक्विड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर बट नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर ये मैक्सिमा ऐसे रहता, हर जगह पे सेम रहता सॉलिड की तरह, इसका मतलब तो क्या था, पार्टिकल्स की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है। लेकिन हुआ क्या, एक या दो मैक्सिमा आया, उसके बाद जैसे जैसे हम सेंट्रली बल्ड एलिमेंट से एज की तरफ जाते गए वो डिक्रीज होता गया है। इसका मतलब क्या है, लिक्विड के अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद और क्या पता कर सकते हैं अभी हम, लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स भी पता कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वी कैन आल्सो फाइंड आउट लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किस टर्म में निकालेंगे भी इसको, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टर्म में, ठीक है। विच गिव, अब ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है भाई, ये हमें किसके बारे में बताता है, इट गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन रेंज dr एट ए डिस्टेंस r, कि पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब हम डिस्टेंस r लेते हैं। तो इसके लिए भी एक ग्राफ ऐसे लिया गया है, ठीक है, वही लिमिट हमारी 0, 1, 2, 3 इस तरह से, और यहाँ पे मान लिया भाई 0.1 हो गया, 0.3 हो गया ये बीच में, फिर 0.5 हो गया, 0.7 हो गया। तो ये देखा गया यहाँ पर जो रेंज थी वो कुछ ऐसे आ रही थी, मतलब जो इन द रेंज डी आर फ्रॉम इन XRD ओनली द डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इसमें केवल क्या है, एक नेबर से दूसरे नेबर के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, नॉट एंगल्स फ्रॉम सेंट्रली चूजन 1 आर स्टडीड। मतलब इसमें जो सेंटर में एटम है उसके बीच के एंगल को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर केवल जो हम किसको स्टडी करते हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर है। तो ये था आपका लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को लेकर के दी गई है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इनको पहुंचाएं, लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।